Hello everyone. Today we are going to discuss Indian Penal Code 1860 आईपीसी शुरू करेंगे। अगर आप देखते हैं, अगर हम कोई भी जुडिशियल एग्ज़ाम की बात करें उसमें आईपीसी सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पर साथ के साथ अगर हम एडवोकेसी की बात करें, आईपीसी अगर आप क्रिमिनल लॉ में स्पेसिफिक प्रैक्टिस कर रहे हो तो आईपीसी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉ है आपके लिए आईपीसी। तो हमने जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो करना ही करना है। साथ के साथ जिन बच्चों को लगता है कि मुझे एडवोकेसी में ही जाना है तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होंगे आईपीसी के लेक्चर्स, याद रखना, क्योंकि आईपीसी एक सब्जेक्ट ऐसा माना जाता है कि जो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज है वो एंग्लो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की गई थी। प्लस उसमें जो मैकॉले थे हमारे, मैकॉले ने जो आईपीसी को बनाया उस तरीके से ड्राफ्ट किया तो हम उस सोच तक तो पहुंच भी नहीं सकते। आईपीसी को 1860 में आया था हमारे पास आईपीसी, तो अगर आप देखते हो इतना टाइम हो चुका है आईपीसी को आए, तब भी हम देखें आईपीसी में वो सारे सेक्शंस 511 सेक्शंस है हमारे पास, कुछ सेक्शंस ये अमेंड हुए हैं, तो इतना अच्छे से इतना ब्यूटीफुली ड्राफ्ट किया गया है आईपीसी को। तो हमें अब आईपीसी को अगर हम नया ड्राफ्ट करें तो मेरे ख्याल से हम उसमें काफ़ी सारे लैकूनास छोड़ देंगे, काफ़ी सारी गलतियां कर सकते हैं शायद, क्योंकि आईपीसी को मैकॉले ने बड़े प्यार से ड्राफ्ट किया है, बड़े अच्छे से ड्राफ्ट किया है, इतने टेक्निकलिटीज़ हैं। तो हम सोचते हैं जब हम आईपीसी के कुछ ऑफेंसेस करते हैं या जनरल एक्सेप्शंस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अच्छा ये चीज़ भी हो सकती थी, ये थेफ्ट का ऑफेंस ऐसे बनता है या ये वाला ऑफेंस ऐसे बनता है। तो हमें तब समझ आता है कि आईपीसी को कितने तरीके से ड्राफ्ट किया होगा। तो हम आईपीसी शुरू करेंगे तो हमें देखने को पता चल रहा है आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860, हमें ये चीज़ समझ आ रही है। तो अब हम देखते हैं आईपीसी को शुरू करते हैं। पहले हम आईपीसी को शुरू करने से पहले एक बेस करेंगे, याद रखना जो एक बेस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी लॉ का। जब हमें बेस समझ आ जाता है तो आधा लॉ तो हमें पहले ही समझ आ जाता है कि वो कहना क्या चाहता है, उसकी इंटेंशन क्या है। जब हम बेस नहीं करते तो हमें इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं जो बिल्कुल बेसिक होते हैं और हम हमेशा कुछ प्रोविजंस के ऊपर ही फोकस करना शुरू कर देते हैं और हम बेस को पूरा छोड़ देते हैं। ये चीज़ गलत हो जाती है। तो हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक इन द सेंस हम समझेंगे उसकी इंटेंशन क्या थी एक लॉ मेकर की, और उसके बाद हम उसकी हिस्ट्री भी देखेंगे कि आईपीसी को किस तरीके से हम लेके आए, किस तरीके से हमारा आया, और हम बिल्कुल बेसिक टर्म्स जो होती हैं जो हम छोड़ देते हैं और हम उनको सेम मीनिंग लेके चलते हैं, हम उनको भी देखेंगे। तो हमने ए टू जेड सब कुछ देखना है आईपीसी के लिए। तो शुरू करते हैं आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है पिनल, क्या देखने को मिल रहा है? पिनल। पिनल का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट होता है, पुनिशेबल होता है, हमें इतना समझ आ गया। तो आगे इन्होंने लिख दिया कोड, CODE। तो जब आप लॉ पढ़ते हो यूनिवर्सिटीज में या फिर आप जुडिशरी के सब्जेक्ट्स के लिए जब लॉ पढ़ते हो तो सबसे पहले हमें आता है इंडियन पिनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या फिर बाकी अदर लॉज भी हमारे पास काफ़ी सारे हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, डिफरेंट लॉज, डिफरेंट उनके नाम दे रखे हैं, या एक्ट लिख दिया या कोड लिख दिया। तो हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए क्या एक्ट और कोड में कोई डिफरेंस होता है, क्या एक्ट और कोड में कोई डिफरेंस होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए ये बनता है। तो देखते हैं, कई टीचर्स कह देते हैं कि हाँ एक्ट और कोड सिमिलर से हैं, कोई इशू नहीं है, इसको भूल जाओ, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। गलत। एक्ट और कोड में काफ़ी फ़र्क होता है। हम देखते हैं एक्ट और कोड में क्या डिफरेंस है। कहते क्या होता है? कोड का मतलब होता है कोडिफिकेशन। कोड का मतलब क्या होता है? कोडिफिकेशन मतलब द कलेक्शन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ। अब मैं आपको बताता हूं क्या। इंडियन पिनल कोड की ही पहली एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि मैं आईपीसी को कोड क्यों बोल रहा हूं, एक्ट क्यों नहीं बोल रहा, उसका रीजन क्या है। इंडियन पिनल कोड क्या सिर्फ ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग से डील करता है? गलत।
सिर्फ ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग से नहीं डील करता, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसके बाद ऑफेंस हमारे रिलेटेड टू मैट्रिमोनियल, ऑफेंस रिलेटेड टू हमारे पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट होते हैं उससे भी डील करता है, जनरल एक्सेप्शन से भी डील करता है। तो सिर्फ ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग से नहीं डील करता, डिफरेंट लॉ से डील करता है। उसको कलेक्ट किया गया और उसको एक लॉ बना दिया। हमने उसका लॉ क्या बना दिया, इंडियन पिनल कोड बना दिया। कहते हैं अगर ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है आप कहाँ जाओगे, आईपीसी के अंडर जाओगे। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग है कहाँ जाओगे, आईपीसी के अंडर जाओगे। अगर ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी है वो कहाँ जाओगे, आईपीसी के अंडर जाओगे। जनरल एक्सेप्शंस अगर हमने अवेल करनी है वो कहाँ जाओगे, आईपीसी के अंडर जाओगे। मतलब डिफरेंट लॉज को कलेक्ट करके एक लॉ बनाया, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंडियन पिनल कोड बोल रहे हैं, आईपीसी बोल रहे हैं। अब मैं एक्ट की बात करूं, एक्ट क्या होता है, एक्ट एक तरह से हमारा एक लॉ है जो स्पेसिफिक चीज से ही डील करता है। एग्जांपल देता हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से डील कर रहा है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से, बाकी किसी चीज से डील नहीं कर रहा। वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है कैसे नहीं होता, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है वॉइडेबल हैं या वैलिड हैं, उसके बारे में बता रहा है। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट सिर्फ एविडेंस से डील कर रहा है। एविडेंस है, ये एविडेंस होंगे, डायरेक्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होंगे, हेयरसे एविडेंस होंगे, क्या वैल्यू है क्या वैल्यू नहीं है, क्या क्या एडमिशन होता है क्या कन्फेशन होता है, कैसे कैसे हमारा ये यूज आएंगे उन चीज़ों के लिए। तो वो सिर्फ उन चीज़ों से डील करता है। तो हमें इतना समझ आ गया एक्ट और कोड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो अब हमें एक बेसिक समझ आ गया कि एक्ट और कोड में एक डिफरेंस होता है। पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमारा लॉ बनता है, जो हमारा आईपीसी बना है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी हमारी लाइफ में, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ह्यूमन बीइंग के लिए, क्या इंपॉर्टेंस है बाकी प्रॉपर्टी के लिए, क्यों बनाया गया आईपीसी, क्यों सिविल क्रिमिनल लॉ में डिफरेंस होता है। अगर आप देखते हो जो क्रिमिनल लॉ होता है उसमें बेसिकली आपका एक फियर होता है, एक डर होता है कि अगर हमारे साथ ये ऑफेंस हुआ, ठीक है, या इस इंसान ने ऑफेंस किया, तो सोसाइटी में एक फियर फैल जाता है। आपने देखा होगा, एक इंसान रेप करता है तो पूरी सोसाइटी में फियर होता है, एक इंसान मर्डर करता है तो पूरी सोसाइटी में फियर होता है। पर सिविल लॉ में एक तरह से आपका फियर नहीं होता। तो हमारा क्या इंपॉर्टेंस है आईपीसी की हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ में आईपीसी की इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमन बीइंग, इंपॉर्टेंस फॉर प्रॉपर्टी, एज वेल एज इंपॉर्टेंस फॉर पर्सनल लिबर्टी। तो ये तीन चीजों से हमारा आईपीसी एक तरह से हमें इंपॉर्टेंस दे रहा है। क्या क्या इंपॉर्टेंस दे रहा है, इंपॉर्टेंस फॉर लिबर्टी, इंपॉर्टेंस फॉर प्रॉपर्टी, प्लस इंपॉर्टेंस फॉर लाइफ, इंपॉर्टेंस फॉर लाइफ। मतलब एक तरह से आईपीसी हमें सिक्योरिटी दे रहा है, सिक्योरिटी फॉर लिबर्टी, सिक्योरिटी फॉर प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी फॉर लाइफ। तो अब इसके लिए जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको भी तो कुछ करना पड़ेगा, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको भी तो कुछ करना पड़ेगा, तभी तो ये सिक्योरिटी देगा आईपीसी। तो जितने भी लॉ हैं उसके लिए हमेशा मैं एक दो टर्म्स को मोस्टली यूज़ करता हूँ। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारी लीगल टर्म्स जो मैं यूज़ करता हूँ हमेशा, कि दो लीगल टर्म्स हैं जो डील करती हैं किसके साथ, जो डील करती हैं हमारे इंपॉर्टेंस के साथ, कि किस किस चीज़ के लिए हमें इंपॉर्टेंस मिलती है, क्यों हम लॉ मेकर जो होते हैं वो किस तरीके से हमारा लॉ बनाते हैं, किस तरीके से हाँ वो लॉ को देखते हैं कि हाँ ये लॉ तब इम्प्लीमेंट होगा। तो दो टर्म्स मैं यूज़ करता हूँ। पहली टर्म है हमारी क्विड प्रो क्वो। हाँ जी, क्विड प्रो क्यू, QUID, क्विड प्रो क्यू। दूसरी टर्म है हमारी
यूबी जस इबी रेमडियम, क्विड प्रो क्यू यूबी जस इबी रेमडियम, हमारे दो तरीके से ये लॉ बेसिकली बनते हैं। ये एक सोच है, एक इंटरप्रिटेशन अगर हम निकालें तो इस टर्म्स के ऊपर ही हमारा लॉ चलता है। तो पहला है क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू क्या कहता है? समथिंग फॉर समथिंग। लॉ कह रहा है आप लॉ को मत तोड़ो, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, सिक्योरिटी फॉर लाइफ, सिक्योरिटी फॉर प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी फॉर पर्सनल लिबर्टी। तो कहते अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ उसकी हम आपको रेमेडी देंगे, यूबी जस इबी रेमडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां आपके पास राइट है वहां आपके पास रेमेडी होगी। मतलब हमने कुछ गलत नहीं किया, हमारे साथ कुछ गलत हुआ। अब आईपीसी कह रहा है जिसने गलत किया हम उसको छोड़ेंगे नहीं, आपका राइट है उस रेमेडी को यूज करना। आपका राइट है एक ऑफेंडर को जेल के अंदर लेके जाना, एक क्रिमिनल को जेल तक लेके जाना, एक एक्यूज्ड को सजा दिलवाना, आपका राइट है। तो दो टर्म्स के ऊपर हमारा चलता है क्विड प्रो क्यू यूबी जस इबी रेमडियम। तो अब हम आगे देखते हैं क्या, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। हमने ये देख लिया कि आईपीसी का बेसिकली एक मेन मोटिव, मेन इंटेंशन क्या थी, हमें इतना समझ आ गया कि वो तीन चीज़ें देना चाहता था हमारा आईपीसी, हमारा मैकॉले क्या क्या देना चाहता था, हमें सिक्योरिटी देना चाहता था लाइफ के लिए, लिबर्टी के लिए और प्रॉपर्टी के लिए, हमें इतना समझ आ गया। अब हम आगे देखते हैं। कहते अगर हम देखें काफ़ी सालों पहले की बातें करें तो काफ़ी डिफरेंट हमारे सिस्टम्स आए, चाहे वो हम अनार्की की बात करें, मोनार्की की बात करें, हम चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, चाहे राजे महाराजाओं की बात करें, जिन्होंने भी रूल किया उस टाइम उनको पता था सोसाइटी में जो चीज़ गलत है उसको हम सज़ा देंगे। मतलब कि हमारा लॉ, हमारे जो ऑफेंसेस मिले हैं वो हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनते हैं। डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट लॉज, इंडिया में लॉ डिफरेंट हो सकते हैं, यूएसए में लॉ डिफरेंट हो सकते हैं और कनाडा में लॉ डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब डिफरेंट लॉज होंगे डिफरेंट सोसाइटी के लिए। तो हमें इतना समझ आ गया कि डिफरेंट लॉ होते हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आईपीसी बेसिकली किस चीज़ के लिए हमें रोकता है, आईपीसी किस चीज़ के लिए हमें कहता है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी, किस चीज़ के लिए हमें रोक रहा है। तो बेसिकली दो चीज़ें हैं मेन जिसके लिए हमें आईपीसी रोक रहा है। वो हम देखते हैं वो क्या है आईपीसी जो हमें दो चीज़ों के लिए रोक रहा है। ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं आईपीसी में हम दो एग्जांपल्स लेके चलेंगे जिससे आपको समझ आएगा, क्योंकि हमने आईपीसी को देखना है कि दो चीज़ें हमें कौन सी रोक रहा है, प्लस क्राइम और ऑफेंस क्या है, क्या उनमें कोई डिफरेंस है। तो इसलिए दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो दो चीज़ें क्या है। सबसे पहले कहते आईपीसी कहता है कि ये आपको एक्ट नहीं करना, या फिर आपको ये एक्ट करना है। दो एग्जांपल लेता हूं, आप समझ जाओगे। क्या मैं मर्डर कर सकता हूं इंडिया में? कहीं भी नहीं कर सकते। आपको ये एक्ट नहीं करना। एक क्वेश्चन और पुट करता हूं, थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से सुनना। अगर आप चंडीगढ़ से हैं या कहीं भी इंडिया में हैं, काफ़ी सारे आपको बैगर्स रेड लाइट में मिलते होंगे और आपको बैग करते होंगे क्योंकि कुछ खाने को दे दो। सपोज करो एक बैगर मेरे पास आया, उसने कहा कि भैया मैं 20 दिन से भूखा प्यासा हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ खाने को दे दो, नहीं तो मैं कल मर जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है मर जा, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। मैंने उसको ये चीज़ बोल दी और बाय चांस कल को पता चलता है कि वो इंसान सच्ची में मर गया। क्या मुझे उसको पैसे देने चाहिए थे कुछ खाने के लिए? क्या वो मेरी वजह से मरा? एक एग्जांपल और लेता हूं। एक एग्जांपल और क्या है, एक एग्जांपल क्या है कि मेरा एक बेबी था, सपोज करो, एक सन था मेरा जो 15 साल का था। मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया 10 दिन के लिए।
मैंने उसको 10 दिन के लिए कुछ खाने को नहीं दिया, 10 दिन के लिए उसको कुछ खाने को नहीं दिया। अब बताओ, वो बच्चा मेरा मर जाता है 10 दिन के बाद, क्या मैं लाइबल हूं किसी चीज के लिए? क्या मैं किसी ऑफेंस के लिए लाइबल हूं? तो आईपीसी हमारा दो चीजों के साथ डील कर रहा है, एक्ट और ओमिशन। एक्ट और ओमिशन के साथ हमारा आईपीसी डील कर रहा है। तो कहते जहां आपको एक्ट नहीं करना चाहिए था, आपने एक्ट किया, तो आप तब लाइबल हो। जहां पर आपको एक्ट नहीं करना चाहिए था, आपने एक्ट किया, अब तब लाइबल हो। जहां पर आपको एक्ट करना चाहिए था, आपने नहीं किया, तब आप आईपीसी के अंडर लाइबल हो। मतलब दो चीजों में आप लाइबल हो सकते हो, एक्ट और ओमिशन। अब एक्ट और ओमिशन है क्या? कहते हमें कैसे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है? कौन सा लॉ हमें कह रहा है कि ये करो, कौन सा लॉ हमें कह रहा है ना करो? कहते ये चीज हमें कौन बता रहा है? हमारे दो बेसिकली एक्ट्स बता रहे हैं, पर मैं अभी आपको बता रहा हूं कि वो क्या बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि ऑफेंस, बेसिकली हम ऑफेंस देख रहे हैं ना आईपीसी में। कहते ऑफेंस में दो चीजें आ जाती हैं। क्या क्या आ जाती हैं? कहते अगर वो ऑफेंस पुनिशेबल बाय लॉ है, वो ऑफेंस क्या है? पुनिशेबल बाय लॉ है, या फिर प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, या फिर प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तब आप आईपीसी के अंडर क्या हो जाओगे? लाइबल हो जाओगे। तब आप आईपीसी के अंडर क्या हो जाओगे? लाइबल हो जाओगे। ठीक है, मतलब आईपीसी ने कह दिया कि कहते जो चीज प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जो चीज पुनिशेबल बाय लॉ है, तो आप आईपीसी के अंडर फॉल करोगे। उसके बाद कहते हमें इतना तो समझ आ गया कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ, पुनिशेबल बाय लॉ, प्रोहिबिट करना, पनिशमेंट देना, क्या दोनों में कोई अंतर है, कोई डिफरेंस है, या दोनों चीजें सेम है? याद रखना, दोनों चीजें सेम है। जब भी लॉ मेकर कोई डिफरेंट वर्ड्स डाल देते हैं ना, तो उसका कोई इंटेंशन होती है तो दोनों वर्ड्स डालने का। तो मैं आपको बताता हूं प्रोहिबिटेड बाय लॉ और पनिशेबल बाय लॉ में क्या डिफरेंस होता है। याद रखना, ये बेसिक टर्म्स कोई नहीं बताता और हमें कभी समझ भी नहीं आती, पर ये इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में आप अगर आपसे पूछ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड पनिशेबल बाय लॉ, आप ये बोलोगे बोथ आर सेम थिंग्स, उधर ही गलत। बोथ आर डिफरेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है हम वो देखते हैं। डिफरेंस ये है कि जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है उसमें क्या होता है, आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कहते कोई लॉ है, कहते उसका एक्ट पूरा हो गया या नहीं हुआ मैटर नहीं करता, पर उसका अटेम्प्ट क्या है, प्रोहिबिटेड है। कहते कई हमारे ऑफेंस ऐसे हैं जो जिसका अटेम्प्ट पुनिशेबल है, पर वो अटेम्प्ट पूरा हो जाए, वो ऑफेंस पूरा हो जाए, तो वो ऑफेंस पुनिशेबल नहीं है। वो कौन सा ऑफेंस है? वो ऑफेंस है अटेम्प्ट टू सुसाइड। वो कौन सा ऑफेंस है? अटेम्प्ट टू सुसाइड। उसका अटेम्प्ट पुनिशेबल है, पर सुसाइड पूरा हो गया, तो वो पुनिशेबल नहीं है ना? तो वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया, कहते कि सुसाइड पूरा हो गया, हम आपको एक दिन की भी सजा नहीं देंगे, वो इंसान मर चुका है। कई कंट्रीज में उनके गार्डियंस को सजा हो सकती है, पर हमारे इंडिया में उसके अटेम्प्ट के बाद की कोई सजा नहीं है। मतलब कि एक इंसान मर गया, सुसाइड पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, कोई सजा नहीं है। पर पुनिशेबल बाय लॉ क्या होता है कि चाहे प्रोहिबिट है, चाहे वो अटेम्प्ट पूरा हो गया, जैसे मर्डर पूरा हो गया तब भी सजा है, अटेम्प्ट पूरा हो गया तब भी सजा है, तो वो पुनिशेबल बाय लॉ है। समझ आया? तो प्रोहिबिशन और पुनिशेबल में भी डिफरेंस आपका होता है। तो हमें इतना समझ आ गया, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है और जो पुनिशेबल बाय लॉ है वो भी हमारा क्या है, आईपीसी के अंडर आएगा, और वो हमारा क्या है? ऑफेंस है। वो क्या है? हमारा ऑफेंस है। तो हमारा ऑफेंस के साथ दो सेक्शन डील करते हैं। वो दो सेक्शन क्या है? सबसे पहले हमारा जनरल क्लोज
जनरल क्लोज एक्ट डील करता है। जनरल क्लोज एक्ट कब आया था? 1897 में आया था। उसके बाद इसका कौन सा सेक्शन डील करता है जनरल क्लोज एक्ट का? सेक्शन 3, डेफिनेशन क्लोज है सेक्शन 3 क्लोज 38, सेक्शन 3 क्लोज 38। उसके बाद हमारा सीआरपीसी डील करता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसका कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 क्लोज एन। सेक्शन 2 क्लोज एन डील करता है आपका किसके साथ? आपका ऑफेंस की डेफिनेशन के साथ। मतलब ये दोनों क्लोज आपके ऑफेंस की डेफिनेशन के साथ डील करते हैं और ये क्या बता रहे हैं? प्रोहिबिटेड बाय लॉ और पनिशेबल बाय लॉ। पर आईपीसी में भी एक ऑफेंस डेफिनेशन क्लोज में ऑफेंस के बारे में बता रखा है। सेक्शन 40 है वो। सेक्शन 40 क्या वो ऑफेंस की डेफिनेशन दे रहा है? अगर आप बोलोगे ना कि वो ऑफेंस की डेफिनेशन दे रहा है, आपका उधर ही नंबर खत्म, गलत। वो ऑफेंस की डेफिनेशन नहीं दे रहा, वो ऑफेंस के बारे में बता रहा है कि वो कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। तो इसलिए प्लीज़ सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी आपका डील नहीं कर रहा ऑफेंस की डेफिनेशन के साथ। सिर्फ 2 सेक्शन हमारे ऑफेंस की डेफिनेशन के साथ डील कर रहे हैं। वो कौन कौन से एक्ट के हैं? जनरल क्लोज एक्ट 1897, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। जनरल क्लोज एक्ट का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 3 क्लोज 38। सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 क्लोज एन। समझ आया? ठीक है। तो उसके बाद अब ये क्वेश्चन राइज होता है। क्वेश्चन हमारे पास राइज होता है। क्या क्वेश्चन राइज होता है देखते हैं। हाँ जी, यस। तो क्वेश्चन ये राइज हो रहा है, क्या ऑफेंस और क्राइम में कोई डिफरेंस है? क्या ऑफेंस और क्राइम में कोई डिफरेंस है? याद रखना, ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, इसका कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, और ये क्वेश्चन आ भी रखा है एग्जाम में। तो क्राइम ऑफेंस के साथ साथ हम 2 चीजें और देखेंगे। दो चीजें हमने ये देखनी है। और अब देखते हैं क्या। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैंने एक बैगर को पैसे नहीं दिए, वो मर गया। अब ये बोलोगे ना कि सर ने गलत किया। क्या वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ था या पनिशेबल बाय लॉ था? नहीं था, तो मतलब वो ऑफेंस में नहीं आएगा। पर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि बेटा मर जाता है मेरा, मैं उसको खाने को नहीं देता, वो ऑफेंस में आएगा, क्योंकि जहाँ पर मुझे एक्ट करना चाहिए था मैंने एक्ट नहीं किया। वहाँ पर वो किस में आ जाएगा? ऑफेंस के अंडर फॉल कर जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई। पर कहोगे कि सर बैगर को पैसे नहीं दिए आपने, ये चीज़ तो गलत थी। कहते वो ऑफेंस में नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं था, क्योंकि वो पनिशेबल बाय लॉ नहीं था। पर वो क्राइम में आएगा, क्योंकि वो ऑफेंस अगेंस्ट मोरालिटी था। क्या था? ऑफेंस अगेंस्ट, सॉरी, क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी था। वो ऑफेंस नहीं था, वो क्राइम था। वो क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी में लेके आएंगे। या फिर मैंने कुछ किसी को रिलीजियसली कुछ गलत बोला, अब रिलीजियस के ऊपर हमारे पास ऑफेंस है, नो डाउट ऑफेंस है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो ऑफेंस नहीं था। मैंने इस तरीके से वो कुछ बोला कि वो ऑफेंस नहीं था, पर आपने कहा यार ये इंसान ऐसा बोलता है, ये गलत है। पर वो ऑफेंस नहीं था, वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं था, वो पनिशेबल बाय लॉ नहीं था, पर फिर भी वो क्राइम था। वो क्राइम अगेंस्ट रिलीजन था। तो क्राइम एक बड़ी टर्म है, और क्राइम के नीचे एक छोटी टर्म आ जाता है हमारा ऑफेंस। मतलब कि क्राइम इंक्लूड ऑफेंस, बट ऑफेंस नॉट इंक्लूड क्राइम। ये चीज याद रखना। तो मतलब कि जो आप क्राइम करते हो वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है नहीं है, वो मैटर नहीं कर रहा, पर वो क्राइम है। क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी भी हो सकता है, क्राइम अगेंस्ट रिलीजन भी हो सकता है, जिसकी आईपीसी में कोई भी पनिशमेंट नहीं है, उस ऑफेंस की कोई भी पनिशमेंट नहीं दे रखी। ठीक है। हाँ,
क्राइम के अंडर हम देख रहे हैं ऑफेंस भी आ रहा है, क्योंकि ऑफेंस क्राइम की एक तरह से स्पीसीज है। ऑफेंस अगेंस्ट आप ह्यूमन बीइंग प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर पब्लिक अथॉरिटी, या फिर आपका रिलीजियस से रिलेटेड हम ऑफेंस कर रहे हैं जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ थे, वो आपका तब क्या बन जाएगा, क्राइम बन जाएगा इन चीज़ों से। पर मोरालिटी वाले हमारे पास ऑफेंस नहीं है, अगर प्रोहिबिटेड बाय लॉ या पनिशेबल बाय लॉ नहीं है। रिलीजन से रिलेटेड पनिशेबल बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है, ऑफेंस हमारा नहीं दे रखा, तो वो हमारा आईपीसी के अंडर नहीं आ रहा है, तो वो ऑफेंस नहीं है, वो सिर्फ क्राइम है। पर इसकी हम कोई पनिशमेंट नहीं देखेंगे, इसकी हम कोई पनिशमेंट नहीं देखेंगे। अब तक समझ आया सभी को? आई होप सभी को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें कि आपका क्या डाउट है। तो हमें इतना समझ आ गया कि ऑफेंस और क्राइम में फ़र्क होता है, और रिलीजियस और हम मोरालिटी कब कब देखते हैं आईपीसी ऑफेंस के अंडर या क्राइम क्रिमिनल लॉ के अंडर। तो हमें इतना समझ आ गया, ठीक है। अभी याद रखना, अभी हमारा ऑफेंस क्राइम ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम देख रहे हैं। तो एक मेन पार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्या कि हमारा एक्ट और ओमिशन बाय लॉ जो दे रखा है आईपीसी में, वो कहाँ कहाँ दे रखा है। एक्ट और ओमिशन जो हमारा दे रखा है आईपीसी में, वो दे रखा है, वो 4 चीज़ों के लिए दे रखा है। मैंने आपको बता दी है वैसे, वो फिर भी आप पेन डाउन कर लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है एक्ट अगेंस्ट स्टेट, फर्स्ट क्या है, एक्ट अगेंस्ट स्टेट। दूसरा क्या है, एक्ट अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तीसरा क्या है, एक्ट अगेंस्ट बॉडी इंडिविजुअल, एक्ट अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग या बॉडी इंडिविजुअल। हमारा फोर्थ कौन सा है, हमारा फोर्थ है एक्ट अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी, एक्ट अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी। तो हमारा 4 पार्ट्स में आईपीसी को दे रखा है, सॉरी 4 चीजों में एक्ट और ओमिशन दे रखा है। तो हमें इतना समझ आ गया। अब हमें ये देखना है, जो हमारी सोसाइटी एक तरह से कंट्रोल हो रही है बाय मोरालिटी और रिलीजियस के द्वारा कंट्रोल हो रही है, ठीक है। हम इतना समझ आ गया कि एक्ट और ओमिशन क्या होता है और हमारे कौन से सेक्शन में बता रखा है। अब एक्ट और ओमिशन हमें समझ आ गया कि वो आपका तब क्या बन जाएगा, ऑफेंस बन जाएगा। तब क्या बन जाएगा, ऑफेंस बन जाएगा, हमें समझ आ गया। पर हमें ऑफेंस के इंग्रेडिएंट लिखने से पहले हमें क्या देखना है, हमें डिफरेंट थ्योरीज देखनी है आईपीसी में, कि हमारा आईपीसी की जो ऑफेंस की पनिशमेंट दी जा रही है वो कौन सी थ्योरी से ली जा रही है, कौन सी थ्योरी के बेस्ड में हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, उन ऑफेंसेस को अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो थ्योरीज, कि हम कौन सी थ्योरीज को देखते हैं। आगे जब हमारा लॉ बनता है तो थ्योरीज को भी हम देखते हैं। जब हमारा लॉ बना होगा तो सबसे पहले, जब भी हमारा कुछ देशों में हम देखते हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वो रेट्रीब्यूशन थ्योरी को लेके आए, कहते हैं कि रेट्रीब्यूशन थ्योरी होनी चाहिए हमारे पास। कौन सी थ्योरी होनी चाहिए, रेट्रीब्यूशन थ्योरी। रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। मर्डर किया मतलब आपने किसी को मारा तो उसके बदले उसको भी मार दो। तो बदला लेना, रेट्रीब्यूट करना, जो इंसान ने एक्ट किया वो इंसान के साथ एक्ट किया जाए, वो होता है रेट्रीब्यूशन। तो हमारी सोसाइटी काफ़ी सिविलाइज सोसाइटी होती गई, तो इन्होंने कहा नहीं, हम रेट्रीब्यूशन थ्योरी नहीं लेके आएंगे, हम दूसरी थ्योरी को लेके आएंगे। हमारी दूसरी थ्योरी आई प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी क्या होता है, प्रिवेंट करना। अब जैसे क्या होता है, कोई बच्चा
गलती कर दे, या बच्चा कह रहा है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, छोटा बच्चा 2-3 साल का, 4 साल का, जो मार्केट भी नहीं जा सकता, बाजार भी नहीं जा सकता बेचारा, उसने कहा आइसक्रीम खानी है, तो मदर फादर क्या करते हैं, घर में आइसक्रीम रखना ही बंद कर देते हैं, चॉकलेट्स रखना ही बंद कर देते हैं, या फिर कैंडीज रखना बंद कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं कि हम नहीं देंगे, रोक देते हैं, बिल्कुल ही रोक देते हैं। पर पेरेंट्स को होता है यार नहीं, 15 दिन में एक बार तो बच्चे को चॉकलेट या आइसक्रीम तो देनी चाहिए, खिलानी चाहिए, कि बच्चा एक तरह से रिफॉर्म करेगा, एक तरह से बच्चे का एक इंटरेस्ट होगा, एक बच्चा खुश रहेगा, है ना। तो उस चीज़ के लिए पेरेंट्स ये चीज़ करते हैं। पर हमने जब ये लॉ बनाया प्रिवेंटिव का, कहते कोई इंसान कोई भी ऑफेंस करे बस जेल में डाल दो, जेल में रखो, बाहर ही ना निकालो। कहते जेल में रहेगा तो ऑफेंस कैसे करेगा? कहते अब छोटा ऑफेंस, बड़ा ऑफेंस, उससे बड़ा ऑफेंस, रेप कर रहा है, मर्डर कर रहा है, थेफ्ट कर रहा है, सभी को ही जेल में डाल दो। ऑफेंस किया जेल में डाल दो, अगली बार ऑफेंस नहीं होगा उसके दोबारा। तो कहते नहीं, इस थ्योरी को भी हमने नहीं लेना। तो हमारे पास दूसरी थ्योरी आई, दूसरी थ्योरी, तीसरी थ्योरी कौन सी आई? डेटरेंस थ्योरी आई हमारे पास। डेटरेंस थ्योरी का मतलब क्या होता है? कभी कभी बच्चे नहीं पढ़ते क्लास में, तो मजबूरन सस्पेंड करना पड़ जाता है, या फिर कभी कभी बच्चे नहीं पढ़ रहे तो बच्चों से बात बंद करनी पड़ जाती है कि नहीं अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा अगर आप नहीं पढ़ोगे। तो बच्चों को होता है नहीं हमें अब पढ़ना है, मेहनत करनी है, गुरु को कुछ करके दिखाना है। पहले के टाइम में ऐसा होता था, आपके टाइम में भी होता होगा, मुझे इतना नहीं पता, पर पहले ऐसे ही होता था। तो अगर आप देखते हो कि डेटरेंस थ्योरी का मतलब क्या होता है? सबक सिखाना। क्या होता है? सबक सिखाना। सोसाइटी में सबक सिखाना, जैसे स्टोनिंग करना या फिर सबके सामने फांसी देना, सबक सिखाना, एक डर पैदा हो जाएगा। तो कहते डेटरेंस थ्योरी दी जाए, पर हमने कहा नहीं, वी आर सिविलाइज्ड सोसाइटी, हमारे पास राइट्स हैं, हमारे पास ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे पास प्रिजनर राइट्स हैं। तो कहते हम एक इंसान को रिफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? रिफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास एक थ्योरी आई, कौन सी थ्योरी आई? रेफॉर्मेटिव थ्योरी आई। कौन सी थ्योरी आई? रेफॉर्मेटिव थ्योरी आई। तो वो रेफॉर्मेटिव थ्योरी क्या कहती है? रेफॉर्मेटिव थ्योरी कहती है कि एक इंसान को रिफॉर्म किया जाए, एक इंसान को बदला जाए। जेल में रख रहे हैं तो एक हमारी सोच हो रिहैब करना। हम एक इंसान को नशा छुड़ाने के लिए नशा छुड़ाऊ केंद्र भेजते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजते हैं, तो इसी तरीके से हम जेल में भेज रहे हैं उसको रिफॉर्म करने के लिए, ना कि उससे बदला लेने के लिए, ना उससे प्रिवेंट करने के लिए, ना उस सोसाइटी को सबक सिखाने के लिए। हाँ, कहीं ना कहीं रेफॉर्मेटिव थ्योरी में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कोई इंसान जेल में जाता है तो वो एक चेंज होता है, उसके आगे डर होता है कि आगे से मैंने अगर ऐसा किया तो मैं फिर से जेल में जाऊँगा। उसके आसपास के लोगों को भी होता है अगर हमने कोई गलत काम किया तो कहीं ना कहीं मैं जेल जाऊँगा, तो मुझे जेल नहीं जाना, तो मुझे ऐसे काम भी नहीं करने। तो ये हमारी थ्योरी है। तो हमारे आईपीसी में कौन सी थ्योरी अप्लाई हो जाती है? रेफॉर्मेटिव थ्योरी अप्लाई हो जाती है हमारे आईपीसी में। तो हमें समझ आ गया कि इंडियन पिनल कोड में जो हमारा लॉ है वो कैसे डील कर रहा है, कौन सी थ्योरी डील कर रहा है, एक्ट, ओमिशन, प्रोहिबिटेड या पनिशेबल में क्या डिफरेंस है, हमें वो सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। वो सारे के सारे कंसेप्ट क्या हो गए? क्लियर हो गए। उसके बाद देखते हैं आगे। तो कहते हमारे ऑफेंस के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑफेंस के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ऑफेंस के डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट हैं, डिफरेंट ऑथर्स हैं, लाइक ऑस्टिन, एच एल हार्ट, डिफरेंट ऐसे हमारे जूरिस्ट हैं, थिंकर्स हैं। तो
हमारे इंग्रेडिएंट हम एक ऑथर जो हैं बेसिकली उनका नाम है जेरोम हॉल। तो उस ऑथर की अगर हम बात करें तो उस ऑथर ने हमें क्या बताया, तो वो हमें ऑथर बता रहा है कि ऑफेंस के क्या क्या होने चाहिए इंग्रेडिएंट। वो बता रहे, कहते सबसे पहले एक हार्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हार्म होना चाहिए। हार्म किसको होना चाहिए? टू द सोसाइटी। किसको हार्म होना चाहिए? टू द सोसाइटी। उसके बाद उसने बताया वो हार्म जो है वो आपका हार्म क्या होना चाहिए? प्रोहिबिटेड होना चाहिए बाय लॉ। उसके बाद कहते जो हार्म हुआ है उस हार्म में आपका क्या होना चाहिए? आपका इंटेंशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंटेंशन होनी चाहिए। मतलब जो आपने एक्ट किया उसमें आपकी क्या होनी चाहिए? इंटेंशन होनी चाहिए। हमें दो चीज़ें देखने को मिली, एक एक्ट देखने को मिला और एक इंटेंशन देखने को मिला, या फिर उस इंसान की नेग्लिजेंस हुई हो। क्या हुई हो? नेग्लिजेंस हो रखी हो। उसके बाद हमने देखा कि जो नेग्लिजेंस और इंटेंशन थी वो क्या होना चाहिए? प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए या फिर पनिशेबल बाय लॉ होना चाहिए। तो अगर ये इंग्रेडिएंट फुलफिल हो जाते हैं तो आपका वो क्या बन जाएगा? ऑफेंस बन जाएगा। तो इसी के ऊपर हमारा क्या है? हमारा आईपीसी बना हुआ है। हमारा आईपीसी एक तरह से ड्राफ्ट है। तो अगर आप कमेंट्रीज पढ़ते हो तो आपको ईजिली जेरोम हॉल की या फिर आप आईपीसी की बेसिक बुक भी पढ़ते हो तो उसमें आपको जेरोम हॉल की डेफिनेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा थिंकर है, काफ़ी बड़ा राइटर है था मतलब। तो इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया। तो हमने आज ऑफेंस, क्राइम या फिर डिफरेंट चीज़ें देखी, एक बेसिक लॉ देखा। हम बाकी फर्दर देखेंगे, अगले लॉ में देखेंगे, अगले उसमें देखेंगे लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए ये जो बेसिक कंसेप्ट था तो प्लीज़ उसको एक बार देखें, ओवरव्यू करें। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर आ गया ना तो आपको इजी लगेंगे बाकी के लेक्चर्स। तो ये चीज़ याद रखना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे जो हमारा रहेगा हिस्ट्री से रिलेटेड। थैंक यू एवरीवन।